हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब पर, जहां पर हम लाते हैं हिंदी से संबंधित विभिन्न प्रकार की बहुत ही उपयोगी वीडियोज, जिसमें होता है हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी का काव्य शास्त्र, 9th से लेकर के 12th तक की किताबें हम शुरू करने वाले हैं। इसलिए आपको यदि सेकंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की, यूजीसी नेट की तैयारी करनी है तो आप निशुल्क फ्री हमारे चैनल के साथ में कर सकते हैं। और जब आप हमारे चैनल से जुड़ेंगे और 3-4 दिन के ही अंदर आपको महसूस हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बाहरी दिखावा तो नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर पढ़ाई की क्वालिटी दोस्तों ज़रूर मिलेगी। आप कुछ दिन में ही ये आप स्वयं समझदार हैं, ये आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि यहाँ पर फेक है या फिर ओरिजिनलिटी है। ये बात मैं अपने मुँह से नहीं कहूँगा दोस्तों, जो मैं पढ़ाऊँगा। और जब आप हिंदी साहित्य पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यूट्यूब पर एक भी चैनल ऐसा नहीं होगा जो हिंदी हब के बराबर हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा सके, और वो भी फ्री दोस्तों। तो चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं मोहन राकेश के लहरों के राजहंस का अगला भाग, यानी कि भाग 2। और आज की ये वीडियो है दोस्तों, चौथी वीडियो है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, हमने पहला भाग है वो पढ़ लिया था कल। आज हम दूसरा भाग है वो पढ़ना चाहते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। वही कक्ष, रात का अंतिम पहर, सुंदरी झूले में सोई है, नंद अस्थिर भाव से कक्ष में टहल रहा है। अंधेरे में उसकी आकृति एक चलती फिरती छाया सी दिखाई देती है। नेपथ्य से श्यामांग का ज्वर प्रलाप सुनाई दे रहा है। नंद बोलता है तो नेपथ्य का स्वर धीमा पड़ जाता है। बीच बीच में दोनों स्वर एक दूसरे को काटते चलते हैं। दोनों के बीच में दोस्तों यहाँ द्वंद्व दिखाया जा रहा है। नेपथ्य श्यामांग, कहाँ हूँ मैं यहाँ, मेरा स्वर पानी की लहरों का स्वर, सब कुछ एक आवर्त में घूम रहा है। एक चील सब कुछ झपट कर लिए जा रही है। इसे रोको। उलझुल हरकतें करने वाला श्यामांग है। इसकी बातें सुनकर आप स्वयं समझ जाएंगे, इनका ज़्यादातर कोई भी संवाद आने वाला नहीं है। अब नंद कहता है आधी रात से, अब देखना, अब इन दोनों के संवादों में एक जैसी समानता आपको यहाँ पर दिखाने वाला है नाटककार। नंद कहता है आधी रात से अब तक यह स्वर नहीं रुका। सोचता था यह रुके तो कुछ देर सोने का प्रयत्न करूं, परंतु यह स्वर जैसे रात पर ही नहीं, मेरी चेतना पर भी पहरा दे रहा है। यही मुझे सोने भी नहीं देता। नेपथ्य श्यामांग, यानी जो श्यामांग है वो अब सामने नहीं है। आपको पता है कि जो अलका है और जो साथी हैं बीजगुप्त वगैरह, उसको लेकर के सुंदरी ने आदेश दे दिया था कि वही उसे दक्षिण के अंधकूप से निकाल करके और मतलब बगल के जो कमरा है उसमें उसको डाल दो, ताकि जो अलका है उसकी सेवा वगैरह है वो कर सके और इसकी स्थिति में सुधार आ सके। तो अब उसका कमरा है, अब कमरा को दिखाया नहीं जा सकता बार बार, तो अब उसका नेपथ्य के पीछे से ही स्वर है वो दर्शकों के लिए सुनाई पड़ता है। अब आता है श्यामांग, कहता है कि यह चील मुझे लिए जा रही है, जाने कहाँ, इसे रोको। नहीं, चील नहीं है, यह एक छाया है, काले अंधेरे कूप में भटकती छाया अकेली। नंद, पल भर के लिए सुंदरी के पास रुककर, अच्छा है तुम्हारी नींद नहीं खुली, तुम जाग जाती तो एक क्षण के लिए भी इस स्वर को सहन न कर पाती। उसके पास से हटता हुआ चाहती कि जैसे भी हो इसे रोक दिया जाए, परंतु किस आदेश से रोकता इसे मैं। नेपथ्य से श्यामांग, अंधकूप में पानी नहीं है, इसका पानी कहाँ गया। ठीक है दोस्तों, इसका पानी कौन ले गया, मुझे पानी ला दो पानी। नेपथ्य अलका, यह रहा पानी, लो पी लो थोड़ा सा। नेपथ्य में श्यामांग कह रहा है कहाँ है पानी, मूर्छित होता स्वर, नहीं यह पानी नहीं, यह पानी नहीं। नंद दाईं ओर के द्वार के पास रुककर, अलका। नेपथ्य अलका, कुमार। नंद, देखो यह कक्ष में अंधेरा है, दीपक जलाने के लिए अग्निकाष्ठ ला दो। जैसे श्यामांग के मन में भी अंधेरा दिखाई देता, उसी प्रकार नंद के कमरे में भी अंधेरा दिखा करके उसके मन के प्रतिबिंब का ही यहाँ प्रदर्शित किया जा रहा है।
नेपथ्य अलका अभी ला रही हूँ। नंद अपने से, स्वर रुक गया है, लगता है मूर्छित हो गया है वह। अलका अग्निकाष्ठ लिए हुए आती है, दीपाधार की ओर बढ़ने लगती है तो नंद अग्निकाष्ठ उससे लेने के लिए हाथ बढ़ा देता है। लाओ मुझे दो। अलका, मैं जला देती हूँ। नंद, नहीं मुझे दे दो अग्निकाष्ठ उसके हाथ से लेकर। लगता है तुम पूरी रात नहीं सोई। श्यामांग रात भर प्रलाप करता रहा है। अलका, तो इसका अर्थ है कि आप भी रात भर, भाई उससे कह रहा है कि अलका तुम पूरी रात भर नहीं सोई, ठीक है। तो वो जो कह रही है, भाई तुम्हें कैसे पता कि रात भर ये प्रलाप करता रहा है, इसका मतलब तो ये है कि आप भी रात भर नहीं सोए, ठीक है। मतलब इन दोनों के मन में ही द्वंद्व चल रहा है, दोनों की एक जैसी स्थिति है। उधर श्यामांग को नींद नहीं आ रही है, इधर नंद को नींद नहीं आ रही है। नंद, मुझे नींद नहीं आई, तुम जाओ, श्यामांग को तुम्हारी आवश्यकता होगी। अलका, वह इस समय मूर्छित है। यदि देवी सुंदरी। नंद, वह अभी सो रही हैं, नींद देर से आई थी इसलिए शायद देर से ही जागेगी। तुम जाओ, श्यामांग को फिर भी तुम्हारी आवश्यकता पड़ सकती है। अलका सिर हिलाकर चली जाती है। नंद पीछे के दीपाधार के 2-1 दीपक जला लेता है, फिर अग्निकाष्ठ बुझाकर दीपाधार के नीचे रख देता है। उजाला हो जाने से कक्ष की धुंधली रेखाएं स्पष्ट हो जाती हैं। झूले में बिछावन अस्त व्यस्त है, 2-1 तकिए नीचे इधर उधर पड़े हैं। चबूतरे पर तथा आसपास कुछ टूटी हुई फूलमालाएं बिखरी हैं। एक मदरा पात्र नीचे औंधा पड़ा है, लगता है वहाँ की कई एक वस्तुएं आवेश में इधर उधर फेंकी गई हैं। नंद एक टूटी हुई फूलमाला चबूतरे से उठा लेता है, माला को उंगलियों में उलझाता हुआ। बीत जाता है सब कुछ। अब ये इसकी मन के द्वंद्व की पीड़ा देखना। अब इसी प्रकार से अपने आप से ये बात कर रहा है कि बीत जाता है सब कुछ। आशंका तभी तक रहती है जब तक कि वह अभी अनागत में होता है। सुंदरी की ओर देखकर कितना विक्षोभ था। आगत यानी कि आया हुआ, अनागत जो अभी तक नहीं आया है, ठीक है। सुंदरी की ओर देखकर कितना विक्षोभ था सोने से पहले इसके मन में। कुछ भी तो नहीं देखा इसने कि कहाँ क्या गिरा, क्या कैसे टूट गया, ओहो कैसा लगा था उस समय। मन होता था कि परंतु इसका विक्षोभ अस्वाभाविक भी तो नहीं था। पहले दिन भर के उत्साह की थकान, फिर अतिथियों के ना आने की निराशा, फिर भी इतना तो इसे सोचना चाहिए था कि मैंने इसे निराशा से बचाए रखने का ही तो प्रयत्न किया था। कह नहीं सकता कौन सा उन्माद अधिक भयानक है, वह जो चेतना की ग्रंथियों को तोड़ देता है या वह जो उनमें से एक ज्वार ले आता है। तो आप यहाँ पर इस संवाद को लगा लेंगे कि कह नहीं सकता, नंद का संवाद है कि कह नहीं सकता कौन सा उन्माद अधिक भयानक है, वह जो चेतना की ग्रंथियों को तोड़ देता है या वह जो उनमें एक ज्वार ले आता है। दोस्तों, उन्माद भी क्या है, एक 2 प्रकार के होते हैं, आपको पता है। एक तो होती है एक चरम होश की अवस्था, एक होती है बेहोशी की अवस्था। तो यहाँ ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा उन्माद है। एक तो होता है कि आप शराब पियेंगे, ठीक है, तो आप बेहोशी में चले जाएंगे। लेकिन एक ऐसा होता है, मान लीजिए कुछ ऐसा आप पेय पदार्थ पी, जैसे चाय पी लेते हैं, तो आपकी थोड़ी सी भी तंद्रा होगी तो वो भी दूर हो जाएगी, ठीक है। और ज़्यादा आप ऊर्जस्वित महसूस करेंगे, थोड़ा खुला खुला महसूस करेंगे, थोड़ा जागा हुआ महसूस करेंगे। तो यही कह रहा है कि ऐसा कौन सा उन्माद है। एक तो वो होता है जो चेतना की ग्रंथियों को तोड़ देता है, ठीक है, हमारी चेतना को तोड़ करके उसे बेहोशी में परिणत कर देता है। या फिर वह होता है जो इनमें ज्वाल लेता, चेतना को और अधिक सबल बना देता है। तो आपको इससे कोई मतलब नहीं है, तो आपको तो केवल ये संवाद है ध्यान रखना है। पल भर पास से सुंदरी को देखता रहकर सब सच कभी कभी कितना अवसाद घिर आता है मन में हल्की उसास के साथ, परंतु फिर तुम्हारी आंखों में देखते ही अवसाद की धुंध ना जाने कहाँ छट जाती है। शायद उन्माद की एक और भी स्थिति है जो मुझ में है। कुछ है जो चेतना पर कुंडली मारे बैठा रहता है और मुझे अपने से मुक्त नहीं होने देता। मैं उससे मुक्त होना चाहता हूँ, परंतु क्या सचमुच मुक्त होना चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ, यह क्यों कभी मन में स्पष्ट नहीं हो पाता। तो इसके द्वंद्व की स्थिति यही वर्णित की गई है कि जो नंद है वो कभी तो चाहता है कि मैं उस आगोश में चले जाऊं जहां मुझे कुछ भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक ऐसी स्थिति है जहां वह थोड़ा सा अपनी स्थितियों से ऊपर उठने की कोशिश करता है और चेतना से भी ऊपर उठने की कोशिश करता है। यानी कि एक तो उसका
भोग की तरफ मन है, सुंदरी की तरफ मन है, ठीक है, भोग विलास की तरफ मन है, और एक तरफ उसका बुद्धत्व की तरफ जाने का मन है और अपनी भोग वासना से ऊपर उठने का उसका मन है। लेकिन वो इस ऊहापोह में घिरा रहता है और उसकी स्पष्टता क्या है, वास्तविकता में वो चाहता क्या है, इस चीज़ को कभी भी समझ नहीं पाता है। आप जानते हैं कि हमारे जीवन में भी रोज़ ऐसी होती है, रोज़ ऐसे वाक़ये होते हैं जिनमें हम अपने मन की स्थिति को समझ नहीं पाते कि वास्तविकता में हम चाहते क्या हैं। आजकल तो ये स्थिति बहुत ज़्यादा हो गई है दोस्तों, ठीक है। तो इसी पर ये केंद्रित है मन की, भाई जो भी हो गलत या सही वो एक स्पष्ट होना चाहिए चीज़, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। परंतु क्या सचमुच मुक्त होना चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ कि यह क्यों कभी मन में स्पष्ट नहीं हो पाता। पुनः सुंदरी की ओर देखकर, उस समय तुम क्रोध में थी तो कितनी उग्र, कितनी कठोर, कितनी प्रखर लग रही थी। इस समय सो रही हो तो कितनी करुण, कितनी निर्भर, कितनी अबोध लग रही हो, बिल्कुल उस मृग की तरह जिसे कल वन में पड़ा छोड़ दिया था, ठीक है। और सुंदरी की जो तुलना है, सोती हुई जो सुंदरी है उसकी तुलना इसने मरे हुए मृग से की है। आया था, छोड़ आया था, जब तक वह चुनौती देता दौड़ रहा था तब तक वह भी कितना प्रखर था, परंतु उसके बाद ये कह रहा है कि जब तक आदमी में चेतना रहती है ना, तब तक तो वो बहुत ही सजीव लगता है, थोड़ा प्रखर लगता है, उसमें जीवंतता महसूस होती है। लेकिन जैसे ही वो निश्चेष्ट हो जाता है और उसमें कोई शक्ति नहीं रहती है, निराशा आ जाती है, तो फिर वो उसकी जो सौंदर्य है वो उसका सारा कुछ खो जाता है। पल भर आंखें मूंदकर अपने को सहेजने का प्रयत्न करता हुआ सुंदरी हल्की सी अंगड़ाई लेकर आंखें खोल लेती है। सुंदरी, आप अभी तक इस कक्ष में हैं? अभी प्रभात नहीं हुआ? नंद, नहीं, तुम उठ क्यों गई? अभी सो रहो। सुंदरी दो एक तकिए के सहारे अधलेटी सी बैठकर एक अलसाई दृष्टि चारों ओर डालती है। सुंदरी, ये दीपक रात भर जलते रहे, बुझे नहीं? नंद, बुझ गए थे, मैंने अभी जलाए हैं। आपने जलाए हैं? क्यों? दास दासियाँ? नंद, मैं नहीं चाहता कोई भी इस समय यहाँ की अव्यवस्था को देखे। सुंदरी, आप सोए नहीं? चेष्टा की थी, नींद नहीं आई। उसके पास आ जाता है। सुंदरी उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उसे पास बिठा लेती है। सुंदरी, मेरे प्रति मन में बहुत क्रोध था। तुम्हारे प्रति क्रोध मेरे मन में? ऐसा तुम सोच सकती हो? कभी कभी चाहती हूँ कि सोच सकूं। तकिए से हटकर उसे टेक लगा लेती है। सच, आप कभी मुझ पर क्रोध क्यों नहीं करते? उसके बालों से खेलती हुई, इतनी बार इतनी तरह के कारण होते हैं फिर भी। नंद, सोचता हूँ यह सब सहेज देना ठीक होगा। हल्के से अपने को उससे अलग करके वहाँ से उठ पड़ता है। दास दासियाँ सब कुछ इस तरह पड़ा देखेंगी तो? सुंदरी, तो क्या होगा? हमारे अंतरंग जीवन को लेकर उन्हें कुछ भी सोचने का अधिकार नहीं है। आप इसको भी लगा लीजिए। सुंदरी कह रही है कि हमारे अंतरंग जीवन को लेकर उन्हें कुछ भी सोचने का अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर भी आप इसको नॉर्मली याद रख सकते हैं कि वैसे ही कि भाई कौन कह सकता है ऐसा कथन, सोचने का अधिकार नहीं है, ऐसा तो एक ही कह सकता है, घमंड की बात है तो सुंदरी ही कह सकती है। तो आप इस तरह से यदि याद रखने की कोशिश करेंगे तो फिर कभी भी नहीं भूलेंगे, और यदि आप सीधे रटने की कोशिश करेंगे दोस्तों तो फिर कभी भी आप याद नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। नंद, बिखरी वस्तुओं को सहेजता हुआ, कहने का अधिकार ना हो परंतु सोचने का अधिकार तो हर एक को रहता ही है। तो इसमें कह रहा है कि भाई जो हमारी इस व्यवस्था है, इसको नंद कह रहा है कि इस व्यवस्था को हम सही कर दें, ये सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है यहाँ, केवल दास दासियाँ भी देखेंगे तो वो क्या कहेंगे। तो सुंदरी ने कह दिया कि हम भाई राजा रानी हैं, ठीक है, हमारे बारे में किसी को सोचने का क्या अधिकार है, कहने का क्या अधिकार है। नंद कह रहा भाई कहने का तो नहीं है, लेकिन मन पे कौन अधिकार कर सकता है, सोच तो सकते हैं ना, तो हम सोचने भी क्यों दें किसी को। सुंदरी हल्की हंसी के साथ, कितना अच्छा लग रहा है। नंद, क्या आपका यह सब सहेजना मन होता है कि? नंद, क्या मन होता है? सुंदरी, कुछ नहीं, थोड़ा झुककर औंधे मदरा पात्र को हाथ से हिलाती हुई, यह मदरा पात्र औंधा कैसे हो गया? नंद, तुम नहीं जानती? मदरा पात्र उठाने लगता है तो सुंदरी उसका हाथ पकड़कर उठ जाती है। सुंदरी, मुझे बहुत खेद है। नंद, किस बात के लिए? सुंदरी, मदिरा पात्र उसके हाथ से लेकर मदिरा कोष्ठ की ओर जाती हुई रात के अपने व्यवहार के लिए मदिरा पात्र रखकर उसकी ओर लौट आती है।
पास आकर उसके दोनों हाथ अपने हाथों में ले लेती है। सचमुच बहुत खेद है नंद, तुम व्यर्थ ही मन में खेद ला रही हो। उस समय तुम बहुत विक्षुब्ध थी। तुम्हारी मन स्थिति में मैं होता तो शायद मैं भी वैसा ही करता। सुंदरी, आप कभी ना करते, आपको मैं जानती नहीं हूँ। जानती हो तो यह सब किस लिए कह रही हो? उस दृष्टि से बांधती हुई। ऐसे ही कहना अच्छा लगता है। कभी कभी सोचती हूँ कि नंद, क्या सोचती हो? कि कभी आप मुझसे रुष्ट हो जाएं, 2-1 रातें मेरे कक्ष में ना आए तो कैसा लगेगा? नंद, अच्छा लगेगा? नहीं, फिर भी चाहती हूँ कि ऐसा हो। नेपथ्य से प्रभात की शंखध्वनि सुनाई देती है। आपको पता है जो दूसरा अंक है वो प्रत्यूष का समय था, प्रत्यूष से कुछ समय पहले। तो अब यहाँ पर प्रभात हो गया है तो उसकी शंखध्वनि है वो सुनाई दे रही है। और पहला अंक है वो शाम का समय था। ठीक है, रात निकल गई है। अब उसके बाद में प्रभात के समय में ये बात कर रहे थे, अब सुबह हो गई है। प्रभात की शंखध्वनि, तो आपने पूरी रात बिना सोए ही काट दी? नंद, इससे क्या होता है? सोने के लिए क्या और रातें नहीं आएंगी? उठकर श्रृंगार कुष्ठ की ओर जाती हुई, आएंगी तो हो, परंतु पल भर दर्पण में अपने को देखती रहकर सोकर उठने पर अपना चेहरा कैसा लगता है? नंद, कैसा लगता है? सुंदरी, इसमें कांति है ही नहीं। आपको नहीं लगता? नंद, ना, मुझे नहीं लगता। मुझे तो तुम। सुंदरी भौहें उठाकर उसकी ओर देखती है। बल्कि और भी सुंदर लगती हो। सुंदरी, ये सब कहने की बातें हैं। अच्छा, आप थोड़ी देर बाहर चले जाएं, मैं अलका को बुलाकर प्रसाधन कर लूं। नंद, प्रगल्भ भाव से, मैं यहाँ रहकर देखता रहूं तो तुम्हें आपत्ति है? सुंदरी, हाँ है। पास आकर उसे सामने के द्वार की ओर भेजने का प्रयत्न करती हुई, जाइए अब। नंद अब उसके होठों पर झुकना चाहता है, परंतु वह मुंह दूसरी ओर हटा लेती है। जाइए ना। नंद उसी प्रगल्भ भाव से उसके बालों को सहलाकर बाहर गवाक्ष के पास चला जाता है और दोनों बाहें गवाक्ष पर फैलाकर प्रत्यूष के हल्के उजाले को देखने लगता है। सुंदरी पुनः दर्पण के पास जाकर अलग अलग कोण से उस चेहरा उसमें देखती है। यानी कि आज की लड़कियां जैसे सेल्फी लेती हैं और अलग अलग एंगल से फ़ोटो खींचती हैं, उसी प्रकार से सुंदरी दर्पण में अपने चेहरे की सुंदरता को देखने का प्रयास कर रही है। अलका दाईं ओर से निहारिका आती है। निहारिका देवी, सुंदरी, निहारिका, अलका कहाँ है? निहारिका, अभी अभी बाहर गई है, कह गई है कि आपका कोई आदेश हो तो मैं। परंतु गई कहाँ है? निहारिका, कह रही थी कि कबीराज से कुछ पूछने जा रही हैं। श्यामांग रात भर। सुंदरी, ओह श्यामांग, मैं भूल गई थी कि मैंने परिचर्या के लिए उसे यहाँ बुला लिया है। इस समय मुझे श्रृंगार प्रसाधन के लिए अलका की आवश्यकता थी। तू जा, तुझसे वह काम नहीं होगा। निहारिका, आप आदेश दें तो मैं जाकर। सुंदरी, नहीं, उसे श्यामांग का उपचार करने दे, मैं अपना प्रसाधन स्वयं कर लूँगी। निहारिका सिर झुकाकर दाईं ओर से चली जाती है। सुंदरी एक बार घूमकर नंद की ओर देख लेती है, फिर मुस्कुराकर दर्पण में देखती हुई गुनगुनाने लगती है। सह राजपुत्र प्रियाया विहीन शोकेन मोहेन च पीड़ियमान। पुनः नंद की ओर देखकर, सुनिए, नंद के उत्तर ना देने से फिर गवाक्ष की ओर देख लेती है। लगता है बाहर जाकर किसी का कुछ खो गया है। नंद गवाक्ष के पास से हट जाता है। नंद, मैं दूर जंगल के घने वृक्षों को देख रहा था। सुंदरी, क्यों? प्रभात होते ही फिर आखेट का उत्साह जाग आया? नंद, नहीं, उस मृग की बात सोच रहा था कि घने वृक्षों की ओट में पड़ा हुआ है। सुंदरी पुनः दर्पण के पास आकर, यहाँ आइए। नंद, वहाँ पड़ा कल वह कैसा लग रहा था, और इस समय प्रभात का फीका चांद भी मुझे कुछ वैसा ही लगा, कोमल, अक्षत और निर्जीव। तो आप इसको लगा लीजिए नंद के को एक, इस समय प्रभात का फीका चांद भी मुझे कुछ वैसा ही लगा, कोमल, अक्षत और निर्जीव। ऐसा तो कुछ नहीं है, पर ध्यान रखने के लिए ठीक है। सुंदरी अपने में व्यस्त, देखिए अलका नहीं है, मुझे अपना प्रसाधन स्वयं करना होगा। नंद अपने में व्यस्त, लगा कि घने वृक्षों की ओट में वह सदा इसी तरह अटका है, इस आशा में कि कोई उसे वहां पड़ा देख लेगा और बाहों में उठाकर ले जाएगा। सुंदरी, आपने सुना है मैंने क्या कहा है? नंद अपने को सहेज कर, क्या कहा है?
कहा है कि अलका नहीं है, मुझे अपना प्रसाधन स्वयं करना है, इसलिए आपको यहाँ रहकर मेरी सहायता करनी है। नंद, परंतु अभी तो तुमने कहा था कि। सुंदरी, वह तो तब कहा था, अब कह रही हूँ कि आपको यहाँ रहना है और मेरी सहायता करनी है। दर्पण में देखती हुई बाल खोलने लगती है। नंद, और अभी थोड़ी देर में फिर कह दोगी कि। सुंदरी बाल कंधे पर फैलाकर मदिर भाव से उसकी ओर देखती है। सुंदरी बाधा नहीं डालते पुनः दर्पण में देखती हुई, एक बात कहूँ? नंद, कहो। सुंदरी, आपको माननी होगी। नंद, तुम्हारी बात मैं कब नहीं मानता। सुंदरी, वचन देना होगा कि कल रात जो कुछ हुआ उसे बिल्कुल भूल जाएंगे। नंद, तुम्हें लगता है कि कल रात ऐसा कुछ हुआ था? सुंदरी, और उस विषय में सोचेंगे भी नहीं। यह तुम अपने से क्यों नहीं कहती जो अब भी उस विषय में सोच रही हो? और सुंदरी, और मुझे कभी उसकी याद भी नहीं दिलाएंगे? नंद, मुझे याद रहेगी तो ना याद दिलाऊंगा। सुंदरी, और आज दिन भर प्रसन्न रहेंगे? नंद, प्रयत्न के साथ। हाँ, प्रसन्न क्यों नहीं रहूँगा? सुंदरी, प्रातः उठते ही मृग की बात सोचेंगे तो प्रसन्न कैसे रहेंगे? अब देखिए, अब पत्नियां इस तरह की रहती हैं, मैं क्या कहूँ। देखो, कोई टिप्पणी तो नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसी उल जुलूल बातें इनके दिमाग में हर वक्त चलती रहती हैं। वो कुछ बात भी नहीं कर रहा है, लेकिन वो अपनी बात छेड़ करके और कह रही है कि आप उसको याद नहीं करेंगे। आप समझ सकते हैं। और इधर नंद भी देखिए, नंद कह रहा है कि भाई मैं कुछ सोचूंगा नहीं, मैं तुम्हें भूल जाना चाहिए पुरानी बातें, जबकि खुद सोच रहा है। मृग की बात को कई बार सोच गया है बीच बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह की आपको बातें पकड़ना सीखना होगा। इसी से आपको कैरेक्टर की पता लगता है कि इस आदमी का भाई कैरेक्टर क्या है। नंद पास आकर दोनों हाथ उसके कंधों पर रख देता है। नंद, देखो, एक बात का मैं कभी निश्चय नहीं कर पाता। सुंदरी, किस बात का? नंद, की मैं किस पर अधिक मुग्ध हूँ, तुम्हारी सुंदरता पर या चातुरी पर? सुंदरी कृत्रिम रोष के साथ उठ खड़ी होती है। सुंदरी, आप मुझे चतुर कहते हैं? नंद, तुम हो नहीं, नहीं हो तुम? सुंदरी जैसे बहुत भोलेपन में, नहीं तो? नंद उसे बाहों में भर लेना चाहता है, परंतु वह छिटककर उससे अलग हो जाती है। नाना व्यस्ततापूर्वक ढूंढती हुई चंदन लेप कहाँ है? अलका ने ना जाने। नंद झुककर नीचे से गिरी हुई कटोरी उठा लेता है और सुंदरी की ओर बढ़ा देता है। नंद, चंदन लेप यहाँ है, यह लो। सुंदरी कटोरी निराश भाव से रख देती है। सुंदरी, यह तो खाली है, जो थोड़ा बहुत लेप है वह भी सूखा है। नंद, याद नहीं कल रात तुम्ही ने? सुंदरी आंखों में रोष लाकर, फिर कल की बात करते हैं, मुस्कुराकर, अच्छा अब नहीं करूँगा, परंतु अब जो कि इसके लिए दंड भुगतना पड़ेगा। अब बताइए, एक बार कल की बात कर दी तो अब दंड भुगतना पड़ेगा। नंद, क्या दंड होगा? जैसे सोचती हुई, दंड होगा कि आपको दर्पण लेकर वहाँ खड़े होना पड़ेगा। यहाँ उजाला नहीं है, मैं अपने को ठीक से देख नहीं पा रही। नंद, बस इतना ही? दर्पण उठाने लगता है, परंतु सुंदरी उसका हाथ रोक लेती है। सुंदरी, नहीं, इतना ही नहीं, इसके अतिरिक्त आज दिन भर कहीं जाना नहीं होगा, आखेट के लिए भी नहीं, यहाँ मेरे पास रहना होगा। नंद, सारा दिन? सुंदरी, आपत्ति करेंगे तो दंड और बढ़ जाएगा। नंद, मैंने आपत्ति कहाँ की है? तो लीजिए दर्पण। नहीं, ठहरिए। चंदन लेप की कटोरी हाथ में लेकर, लेप सूख गया है, विशेषक कैसे बनाऊंगी? प्रगल्भ दृष्टि से उसे देखकर, इसे भिगो लाएंगे? नंद, अंतर के अवरोध पर वश पाकर, क्यों नहीं भिगो लाऊंगा? अधिक सहज भाव से आपत्ति करूंगा तो? सुंदरी, फिर वही बात, और अधिक सहज भाव से, अच्छा यह भी अब नहीं कहूँगा। कटोरी लेकर दाईं ओर से चला जाता है। सुंदरी उसे जाते देखकर पीछे से मुस्कुराती है। सुंदरी दबी सी हंसी के साथ, यह भी नहीं कहेंगे? और क्या क्या नहीं कहेंगे? नंद लेप को तीली से हिलाता हुआ लौट आता है। नंद क्या है, उसमें पानी ला रहा है, वो सूखा हुआ है लेप, उसमें पानी ला रहा है, डाल के उसको तीली से हिला रहा है, जिससे कि वो अच्छी तरह से गीला होकर के मिल जाए, जिससे कि विशेषक है वो बनाया जा सके। नंद पास आकर, यह लो। सुंदरी कटोरी उसके हाथ से लेकर, पता है लोग क्या कहते हैं? नंद, क्या कहते हैं? आपका ब्याह है, क्या कहते हैं? आपका ब्याह एक यक्षिणी से हुआ है, जो हर समय आपको अपने जादू से चलाती है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है?
नंद की और जो सुंदरी के कथन है ना वो पीछे आएंगे, मोस्ट कुछ एक कथन पीछे आने वाले हैं, ठीक है, अंक 3 में। नंद, इसमें झूठ क्या है? झूठ नहीं है, सच है यह। यक्षिणी हो या नहीं मैं नहीं कह सकता, परंतु मानवी तो तुम नहीं हो। हल्के से उसकी ठोड़ी ऊपर उठाकर, ऐसा रूप मानवी का नहीं होगा। यहीं दे गया, देख लो, ठीक है। मानवी तो तुम नहीं हो, यक्षिणी हो या नहीं मैं तो नहीं कह सकता, परंतु मानवी तो तुम नहीं हो। फिर बात घुमाकर कह गया कि ऐसा रूप है वो मानवी का नहीं हो सकता। यदि यहीं तक बात राख देता तो फिर वो शंका पैदा हो जाती, लेकिन यहाँ उसका प्रसन्न कर दिया कि भाई ऐसा रूप मानवी का नहीं होता, तुम तो उससे ज़्यादा बहुत सुंदर हो, तो तुम मानवी से ही कुछ ऊपर हो। सुंदरी नहीं होता, मानवी का रूप बहुत देखा है। दर्पण आधार से उठाकर उसकी ओर बढ़ा देती है। लीजिए दर्पण, जाकर सामने खड़े हो जाइए। नंद दर्पण लेकर कुछ दूर जा खड़ा होता है। इस तरह नहीं, पास जाकर दर्पण उसके हृदय से सटा देती है, इस तरह। फिर लौटकर दर्पण में देखती हुई चंदन लेप की कटोरी हाथ में ले लेती है। अब मुझे विशेषक बनाने दीजिए। विशेषक बनाने के लिए हाथ माथे तक ले जाती है। दूर से भिक्षु भिक्षुणियों का समवेत स्वर सुनाई देने लगता है। उसका हाथ पल भर रुका रहता है, स्वर क्रम से पास आता जाता है। नेपथ्य से स्वर आता है समवेत में, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। पृष्ठभूमि में यह स्वर निरंतर चलता रहता है। नंद का भाव अंतर्मुख हो जाता है। उसके हाथों में दर्पण स्थिर नहीं रहता। सुंदरी का हाथ माथे से हट आता है। सुंदरी, दर्पण हिल गया, आप क्या कुछ समय स्थिर नहीं रह सकते? नंद अपने को थोड़ा सहेज कर दर्पण को स्थिर रखने का प्रयत्न करता हुआ, अब ठीक है? सुंदरी, नहीं, और प्रयत्न से दर्पण को संभाल कर, अब भी नहीं, अपना ध्यान पूरी तरह दर्पण पर केंद्रित करके, अब कुछ ठीक है, देखिए अब नहीं हिलिएगा। पुनः विशेषक बनाने का प्रयत्न करती है, परंतु तभी हाथ रोककर रोष भरी दृष्टि से नंद को देखती हुई अपने स्थान से उठ जाती है। रख दीजिए दर्पण। नंद, क्यों, अब क्या हुआ? इस बार तो दर्पण नहीं हिला। सुंदरी, हिला नहीं, आपकी सांस से धुंधला हो गया है। आप जानबूझकर। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। उत्तरी ऐसे दर्पण पहुंचकर, अच्छा अब बनाओ विशेषक। सुंदरी, मैंने कहा है दर्पण रख दीजिए, मुझे विशेषक नहीं बनवाना, अब लीजिए। स्त्रियों की खास आदत है कि बात बात पर ये टुनक जाती हैं, बढ़कर चबूतरे की ओर चली जाती है। तो इससे इसका कैरेक्टर का पता चलता है, देखिए कि किस तरह की है। घमंडी टाइप की औरत है, ठीक है, बात बात पर रुष्ट हो जाती है, बात बात पर गुस्सा करती है, ठीक है, थोड़ी सी और नंद के मुँह पास में अपने सौंदर्य का बखान करने वाली है, ठीक है। तो इस प्रकार की भावना इसकी यहाँ पर दिखाई देती है। नंद, दर्पण का मुंह उसकी ओर करके, जब तक विशेषक नहीं बनाओगी मैं तुम्हें दर्पण की छाया से बाहर नहीं जाने दूंगा। सुंदरी दर्पण के सामने से हटना चाहती है, परंतु वह निरंतर दर्पण का मुंह उसकी ओर ही किए रहता है। अब भी दर्पण की छाया तुम्हारे ऊपर है और तुम्हारी छाया दर्पण के अंदर है। तो ये भी आप ध्यान रख लेंगे कि जब नंद का श्रृंगार कर रहा था सुंदरी का, तो उस समय दर्पण आया था और दर्पण में ये नंद कह रहा है कि भाई सुंदरी से, तो इस तरह से आप ध्यान रख लेंगे इस बात को भी कि ये नंद का कथन है। सुंदरी, अब दर्पण में रख दीजिए, अब दर्पण रख दीजिए, मुझे विशेषक नहीं बनाना है, नहीं बनाना है, नहीं बनाना है। परे चली जाती है। नंद दर्पण ऊंचा उठाने लगता है कि एकाएक भिक्षुओं का स्वर रुक जाने से हाथों में दर्पण का संतुलन बना नहीं रहता है और वह गिरकर टूट जाता है। सुंदरी सहसा स्तब्ध होकर, दर्पण टूट गया? नंद भी स्तब्ध सा एक बार सुंदरी को फिर टूटे हुए दर्पण को देखता है। तभी भिक्षु भिक्षुणियों का संवेद स्वर पुनः आरंभ हो जाता है और क्रम से दूर हटता जाता है। नेपथ्य से संवेद, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। यहाँ पर एक बात संकेतित की गई है कि जैसे ही स्वर चल रहा था तब तक तो ठीक था, इसको बुद्ध की तरफ इनका मन आकर्षित हो रहा है नंद का, ठीक है, लेकिन जैसे ही जो स्वर रुका है तो इसका भी उसकी बुद्ध की तरफ से धारा टूट गई और वहाँ पर इसका मन है वो अस्त व्यस्त हो गया, जिसकी वजह से दर्पण है वो टूट गया है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि भाई नंद है वो एक स्थिति में नहीं है, हर समय उसका द्वंद्व है वो चलता रहता है। एक तरफ उसका बुद्ध की तरफ मन खिंचता है और दूसरी तरफ वह सुंदरी के लिए दर्पण दिखा रहा है, उसका श्रृंगार कर रहा है, ठीक है। तो हर समय जो
इसकी जो स्थिति है नंद की वो यहाँ पर द्वंद्व से पीड़ित दिखाई गई है। नंद कुछ पल उसी भाव से अपने स्थान पर खड़ा रहता है, फिर बढ़कर सुंदरी के पास आ जाता है। नंद, मुझे खेद है सुंदरी। संवेद स्वर धीमा पड़ता हुआ विलीन हो जाता है। उसके कंधे पर हाथ रखकर सुंदरी उसका हाथ हटाकर, आप अपने कक्ष में चले जाएं, मैं कुछ देर एकांत में रहना चाहूंगी। नंद, देखो मैंने कहा है ना, मैं कुछ देर एकांत में रहना चाहूंगी। नंद, मुझे यहाँ से जाने का अधिकार नहीं है, मैं दिन भर तुम्हारे पास रहने का वचन दे चुका हूँ। सुंदरी, वचन मुझे दिया था ना, अब मेरी ओर से आप वचन मुक्त हैं। नंद, परंतु मैं नहीं चाहता वचन मुक्त होना। सुंदरी पल भर आंखें मूंदे रहती है, जैसे स्थिति को संभालने की चेष्टा में। सुनो, जो टूटा है वह तो कच्चे रजत का दर्पण है। तुम कहा करती हो ना कि तुम्हारा वास्तविक दर्पण तो मैं हूँ। ठीक है सुंदरी, उस बात को जाने दीजिए। नंद उसकी पीठ पर हाथ रखकर, अच्छा जाओ वहाँ चलकर बैठो। सुंदरी उसका हाथ हटाती हुई, मैं एक बात जानना चाहती हूँ। नंद, वहाँ आ जाओ, वहीं बात करेंगे। उसकी पीठ पर हाथ रखे उसे मत्स्याकार आसन पर ले आता है। बताओ क्या जानना चाहती हो। सुंदरी, जानना चाहती हूँ कि दर्पण का टूटना क्या अकारण ही था, या आप उस समय कोई और बात सोच रहे थे। सुंदरी को भी इस पर शंका होती है कि ये कुछ ना कुछ तो इसका आकर्षण है, और इसकी वजह से वो डर भी लगता है सुंदरी को, कहीं उसका जो आकर्षण है वो खत्म ना हो जाए और ये भी कहीं गौतम बुद्ध की तरह कहीं तपस्या करने के लिए जंगल में ना चला जाए। नंद, क्रोध मन से निकाल दो, मैं अभी तुम्हारे हाथ से तुम्हारे माथे पर विशेषक बना देता हूँ। चंदन लेप की कटोरी लाने श्रृंगार कोष्ठ की ओर जाता है। सुंदरी, आपने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया। नंद, तुम कैसे कहती हो कि मैं उस समय कोई और बात सोच रहा था। सुंदरी, आप उस समय उनकी बात नहीं सोच रहे थे। नंद, किन की? जिन्होंने आज भिक्षुणी के रूप में दीक्षा ग्रहण की है। नंद, केवल इसलिए कि भिक्षुओं की टोली उस समय भवन के बाहर रुकी थी। सुंदरी, और इसलिए कि ज्यों ही भिक्षुओं का स्वर रुका त्यों ही दर्पण टूट गया। नंद, यह तुम्हारे मन का भ्रम है और कुछ नहीं। बात केवल इतनी है कि मैंने दर्पण अधिक ऊंचा उठा दिया था, जिससे उसका संतुलन बना ना रह सका। सुंदरी, सच कह रहे हैं, थोड़ा व्यवस्थित, तुमसे झूठ क्यों कहूँगा। सुंदरी खोजती सी दृष्टि से उसकी ओर देखती हुई आसन से उठ पड़ती है। सुंदरी, आप यह नहीं सोच रहे थे कि भिक्षुओं की टोली में भिक्षुणी यशोधरा भी होंगी, और कि आपसे भिक्षा लेने के लिए वे ही इस द्वार पर रुकी होंगी। नंद, मैं तो नहीं, पर शायद तुम यह बात सोच रही थी, इसलिए तुम्हें लगा कि मैं भी यह बात सोच रहा हूँ। सुंदरी, आप मुझसे कहते कि मैं ये बात सोच रही थी, मुझे यही बात तो सोचनी थी कि उस समय टूटे दर्पण के पास आ जाती है। इधर आइए। नंद उसके अपने पर वश पाने का प्रयत्न करता हुआ चंदन लेप की कटोरी लिए उसके पास आ जाता है। इसलिए मुझे देखिए कैसा लगता है मेरा टूटा प्रतिबिंब। नंद, इसमें मुझे देखिए कैसा लगता है मेरा टूटा प्रतिबिंब। नंद, मैं उसमें तुम्हें क्यों देखूं, बाहर जो देख रहा हूं। सुंदरी, बाहर भी ऐसे ही अपरूप लगती हूं। नंद, टूटे दर्पण में अपने को देखना बहुत अच्छा लग रहा है। सुंदरी, अच्छा लग रहा है। यह 2 भागों में बटा चेहरा, खंडित मस्तक, खंडित सीमांत। देखिए क्या कह रहा है कि टूटे दर्पण में अपने को देखना बहुत अच्छा लग रहा है, यानी कि इसका मन है वो भी टूटा हुआ है, और उसकी जो प्रतिबिंब, उसकी जो छाया है, ये बाहर भी प्रदर्शित कर रहा है अपने विचारों के माध्यम से, कि टूटा हुआ दर्पण है, जिस प्रकार से उसमें आदमी के 2-2 भाग दिखाई देते हैं, खंडित भाग दिखाई देता है। इसी प्रकार जो नंद के मन की स्थिति है वो भी खंडित है, उसका भी मन है वो 2 भागों में टूटा हुआ है। वो रहता कहीं है, सोचता कहीं है। एक तरफ उसका बुद्ध की तरफ आकर्षण है और दूसरा सुंदरी की तरफ आकर्षण है। वो अपना जो प्रतिबिंब है, अपना जो विचार है, अपनी जो उसकी मनसा है, जो उसकी धारणा है, उसको वो है एक संवेद रूप में नहीं देख पा रहा है, उसकी स्पष्ट छवि है वो नहीं देख पा रहा है। यही बताने का लेखक ने यहाँ पर संकेत किया है। नंद उसके सिर पर हाथ रखकर चेहरा अपनी ओर उठाने के प्रयत्न में, केवल यदि यह अखंड रूप तुम अपनी आंखों से देख पाती। सुंदरी पल भर उसकी ओर देखती रहती है। सुंदरी, आप कह रहे थे ना कि आप हाथों से मेरा प्रसाधन करेंगे। नंद, तुम ऐसे ही रुकी रहो, मैं अभी क्षण भर में तुम्हारे माथे पर पूरा आकाश चित्रित कर दूंगा। बीच में सूर्य, दोनों ओर सोम और बृहस्पति, ऊपर नीचे शेष ग्रहों, चक्र, कर्ण फूलों के पास राहु और केतु। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे राहु और केतु को कहाँ पर ये अंकित करता है, कर्ण फूलों यानी कि कानों के पास में राहु और केतुओं को। सुंदरी, आप मेरा सारा प्रसाधन करेंगे, बाल बांधेंगे, बाहों पर गोरोचन लगाएंगे,
शरीर पर सुरभि मर्दन करेंगे। गोरोचन यानी कि उस जमाने की क्रीम मान लीजिए, ठीक है। और शरीर पर सुरभि मर्दन करेंगे यानी कि गंध विशेष का उसकी मर्दन यानी मालिश, ठीक है। खुशबू की मालिश यानी सेंट मान लीजिए उस समय की। नंद स्थिर दृष्टि से उसे देखता हुआ, क्यों नहीं करूँगा। सुंदरी अपना माथा उसकी ओर बढ़ा देती है। सुंदरी, अच्छा तो पहले विशेषक बना दीजिए। नंद थोड़ा लेप उंगली पर लेकर उसके माथे पर विशेषक बनाने लगता है। तभी हवा से सामने का द्वार खुल जाता है। नंद चौंक कर, कोई आया है। बाहर से केवल हवा का शब्द सुनाई देता है। सुंदरी, आया कोई नहीं है, केवल हवा है। नंद, ऐसी हवा, ठहरो मैं किवाड़ बंद कर दूं। लेप रखकर द्वार की ओर जाता है। बाहर से हवा के साथ ऐसा शब्द सुनाई देता है जैसे कई कबूतर एक साथ गुटुर गूं कर रहे हों। वह किवाड़ बंद करता है तो शब्द रुक जाता है। जाने ऐसी हवा एकाएक कैसे चलने लगी। सुंदरी, हवा भी किसी से पूछकर चलती है क्या। नंद, तुमने सुना हवा के अतिरिक्त और कैसा स्वर सुनाई दिया। सुंदरी, हवा से डरे हुए कबूतर हैं, पहले नहीं बोलते क्या। परंतु यह स्वर बहुत असाधारण था। ठहरो, फिर से सुनो। पुणे किवाड़ खोलता है तो वैसा शब्द सुनाई नहीं देता। केवल लगता है जैसे एक खुटक बढ़ैया सन्नाटे में लगातार चोंच से लकड़ी पर प्रहार कर रही हो। खुटक बढ़ैया वही होता है, आपने देखा होगा, एक पक्षी होता है जिसकी लंबी सी चोंच रहती है, लगभग एक उंगली के बराबर, और वो लगातार पेड़ों पर टक 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 उसको खोदने में लगी रहती है, पेड़ों को, ठीक है। उसका भी दोस्तों ये काम है प्रकृति में कि वही है जो पेड़ों पर कोटर बनाती है, ठीक है। वही पेड़ों, जिससे कि अन्य पक्षियों को भी उनमें रहने के लिए जगह मिलती है, ठीक है। इस प्रकार की यहाँ खुटक बढ़ैया है। यह क्या, जितने आकस्मिक ढंग से वह स्वर सुनाई दिया उतने ही आकस्मिक ढंग से विलीन भी हो गया और उसके स्थान पर कुट कुट का यह शब्द। सुंदरी, आपका मन इतना कच्चा है, मैं नहीं जानती थी। नंद उसकी ओर आता हुआ, तुम्हें इसमें सचमुच कुछ भी असाधारण नहीं लगा। सुंदरी, मेरा मन साधारण बातों में असाधारण अर्थ नहीं ढूंढता। ये भाई साहब या तो लिख लीजिए इस संवाद को तो, कि मेरा मन साधारण बातों में असाधारण अर्थ नहीं ढूंढता। सुंदरी का संवाद है, बहुत ही अच्छा संवाद है। नंद, परंतु तुमने सुना तो था कि कैसे दूर से किसी के दौड़ते हुए आने का शब्द सुनाई देता है। कोई दौड़ता हुआ आ रहा है, इस समय कौन हो सकता है यह। सुंदरी, कोई भी हो सकता है। आंखों में हल्की वितृष्णा का भाव लिए स्थिर दृष्टि से उसे देखती हुई, आप तो बस प्रतीक्षा का हल्का भ्रम। अलका दौड़ती हुई अव्यवस्थित भाव से सामने के द्वार से आती है। अलका, देवी कुमार। सुंदरी, क्या हुआ है तुझे अलका, इस तरह घबराई हुई क्यों है। श्यामांग ठीक तो है। अलका हाँफती हुई, वह तो अभी मूर्छित है। मैं आपसे एक बात और कहने आई थी। सुंदरी, ऐसी बात है जो इस समय कहनी आवश्यक थी। अलका, हाँ देवी, मैं बाहर से आ रही थी तो देखा कि आंगन के द्वार पर एक भिक्षु मूर्ति भिक्षा के लिए खड़ी है। उसने 2 बार भिक्षा याचना की, फिर सहसा लौट पड़ी। तभी मैंने उसे उजाले में देखा कि वह और कोई नहीं, स्वयं गौतम बुद्ध हैं। देखते ही मैं सूचना देने के लिए यहाँ चली आई। पल भर तीनों में से कोई नहीं बोलता है। सुंदरी एक बार नंद की ओर देखकर आगे के दीपाधार की ओर बढ़ जाती है। सुंदरी, जा अलका, अच्छा किया जो तूने आकर सूचना दे दी। नंद अलका से, तुमने ठीक से देखा था कि स्वयं गौतम बुद्ध भिक्षा के लिए आए थे। अलका, और किसी को पहचानने में भूल कर सकती हूँ, उन्हें पहचानने में नहीं। 2 बार याचना करने पर भी कोई उनके पात्र में भिक्षा डालने नहीं आया तो वे आंखें उठाकर पल भर इस गवाक्ष की ओर देखते रहे, फिर सहसा लौट पड़े। मेरा मन हुआ कि पीछे से जाकर उन्हें रोकूं, परंतु आपसे आदेश पाए बिना। सुंदरी, तू जा। अलका, कोई द्वार तक लौट कर आया है तो उसे पीछे जाने की आवश्यकता नहीं, जाकर विश्राम कर। मैंने सुना है तू रात भर सोई नहीं है। अलका असमंजस में नंद की ओर देखकर, तो क्या। सुंदरी आवेश में उसकी ओर मुड़कर, इसके बाद और कुछ भी नहीं पूछना शेष है क्या। अलका आहत भाव से दोनों की ओर देखकर सिर झुका लेती है और चुपचाप दाईं ओर से चली जाती है। सुंदरी पल भर अपने स्थान पर खड़ी रहती है, फिर गहरी दृष्टि से एक बार नंद की ओर देख लेती है। क्या सोच रहे हैं। नंद अव्यवस्थित, नहीं, सोच कुछ भी नहीं रहा। सुंदरी चंदन लेप की कटोरी हाथ में लिए उसके पास आ जाती है। सुंदरी कटोरी उसकी ओर बढ़ाकर, मेरे माथे पर विशेषक नहीं बनाएंगे। नंद अपने में खोया सा, विशेषक, हाँ, हाथ बढ़ाकर, लाओ, दो मुझे। कटोरी हटाकर, नहीं, इस मन से नहीं, पहले बताएं क्या सोच रहे हैं। नंद सोच रहा था कि सुंदरी उन्हें कैसा लगा होगा, उन्होंने मन में क्या सोचा होगा, यही ना। नंद, हाँ, और साथ यह भी कि सुंदरी, मैंने अलका को उनके पीछे जाने से रोककर अच्छा नहीं
किया और नंद पल भर उसे देखता रहता है। फिर दो एक पग उसकी ओर बढ़ आता है। नंद, तुम्हें नहीं लगता कि मुझे एक बार जाकर उनसे इस प्रमाद के लिए क्षमा मांगनी चाहिए? सुंदरी, सचमुच ऐसा सोचते हैं? आंखें उसके चेहरे से हटाकर श्रृंगार कोष्ठ की ओर बढ़ जाती हैं। तो चले क्यों नहीं जाते? नंद उसकी ओर बढ़ता हुआ, सोचता हूँ कि यदि जाना हो तो इसी समय जाना चाहिए, यही ना? तो चले जाइए। घूमकर उसकी ओर देखती है। नंद की आंखों में गहरा असमंजस झलक रहा है। उसका मन हो रहा है कि भाई बुद्ध का अपमान हो गया, बड़े भाई का अपमान हो गया, तो उसके लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। उसका मन वहाँ है, ठीक है। और फिर इधर सुंदरी है कि भाई ये बुरा मान जाएगी, इस समय श्रृंगार कर रहा हूँ, इससे कसम ली है, वचन दिया है, और यहाँ से छोड़ के चला गया तो ये फिर बुरी मान जाएगी। हालांकि ये कह तो रही है लेकिन ये मन से नहीं कह रही है। तो मुझे दिए वचन के कारण व्यवस्था का अनुभव करते हैं तो यह वह व्यवस्था नहीं रहेगी। नंद फिर भी चुपचाप उसकी ओर देखता रहता है। मैं अपनी ओर से आपको वचन मुक्त कर रही हूँ, अब भी मन में दुविधा है? नंद, जैसे अपने से संघर्ष करता हुआ, नहीं दुविधा नहीं है, तुम मन से कह रही हो ना चला जाऊं? मन से नहीं तो कैसे? नंद, मैं अधिक समय नहीं लूंगा। नदी तट तक आने जाने में जितना समय लगता है उसके अतिरिक्त घड़ी भर समय और। सुंदरी और आंखों से तोलती हुई, मैं प्रतीक्षा करूंगी। नंद और पल भर अनिश्चित भाव से खड़ा रहता है, फिर चलने लगता है। नंद, अच्छा। सुंदरी कटोरी लिए दो एक पग उसकी ओर बढ़ाती है। सुंदरी, सुनिए। नंद रुककर उसकी ओर देखता है। सुंदरी पास आ जाती है। पूरा आकाश नहीं पर एक ग्रह तो माथे पर अंकित कर ही दीजिए। नंद नंद कटोरी उससे लेता हुआ, देखो तुम्हें मेरा जाना अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं नहीं जाता। सुंदरी, मैंने कहा है मुझे अच्छा नहीं लग रहा? मैंने कहा है मुझे अच्छा नहीं लग रहा? मैंने तो एक ग्रह माथे पर अंकित कर देने को कहा है। नंद अनिश्चित भाव से उसे देखता हुआ उसके माथे पर एक बिंदु अंकित कर देता है। कौन सा ग्रह यह है? कौन सा ग्रह है यह? नंद, सूर्य। तो सूर्य का शेष परिवार आप लौटकर अंकित करेंगे। आपके लौटने तक मैं इस बिंदु को सूखने नहीं दूंगी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बन सकता है, कोई टेढ़ा हो तो वो टेढ़ी खीर बना सकता है कि भाई नंद जब जैसे ही सुंदरी से विदा लेता है तो उसके माथे पर वो कौन सा चिन्ह है, किस ग्रह का चिन्ह है वो अंकित करता है। वहाँ दे सकता है आपको सूर्य, ठीक है, मंगल, बुध, शनि, कुछ भी दे सकता है। तो यहाँ पर आप सूर्य याद रखिएगा। नंद, परंतु यह कैसे होगा? यह बिंदु तो कुछ ही क्षणों में सूख जाएगा और फिर मुझे लौट कर आने में। सुंदरी, मैंने कहा है ना मैं इसे सूखने नहीं दूंगी, निरंतर भिगोकर गीला रखूंगी। नंद धीरे से आंखें हिलाता है। और शेष प्रसाधन भी आपके आने पर ही करूंगी, तभी बाल भी बांधूंगी। नंद हल्की मुस्कुराहट के साथ, और सब कह दोगी? यह नहीं कहोगी मुझे जल्दी से जल्दी लौटाना है? सुंदरी उसके हाथों में लेकर उसे आंखों से बांधती हुई, कल आप रात भर सो नहीं सके ना? नंद, तो कुछ नहीं, देर से आएंगे तो आज भी रात भर जागने का दंड दूंगी। सोना चाहेंगे तो फूलों से कान सहलाकर जगा दूंगी। फिर भी नींद आएगी तो मुस्कुराकर उसके हाथ छोड़ देती है। सोने नहीं दूंगी। उस भाव से प्रभावित, देखो अच्छा होगा यदि मैं इस समय ना जाकर। सुंदरी, नहीं, जाने की बात मन में आई है तो इस समय आपको जाना ही है। रुकना चाहेंगे तो अब रुकने भी नहीं दूंगी। नंद, मुझे सदा वही करना है जो तुम चाहोगी और वैसे ही करना है जैसा तुम चाहोगी। नहीं, मुझे सदा वही करना है जो तुम चाहोगी और वैसे ही करना है जैसे तुम चाहोगी। नहीं। उसके कंधे को हल्के से छूकर द्वार की ओर बढ़ जाता है। वहां रुककर एक बार उसकी ओर देख लेता है, फिर बाहर चला जाता है। सुंदरी सामने देखती हुई गंभीर अंतर्मुख भाव से, हाँ, क्योंकि बहुत कुछ है जो अपने विषय में आप नहीं जानते, केवल मैं जानती हूँ। यहाँ पर यह संकेत दे दिया लेखक ने सुंदरी के माध्यम से, ठीक है। आप सुंदरी और नंद में आप एक बात तो अलग पाएंगे कि जो नंद है वो निश्चय नहीं कर पाता है, लेकिन अब सुंदरी है ना वो निश्चय तो कर लेती है। वो कह रही है कि अब भाई आपने निश्चय कर लिया है जाने का तो फिर आप चले ही जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसमें आपको मैं रोकूंगी नहीं, क्योंकि मैंने एक बार कह दिया जाने के लिए तो फिर चले ही जाइए, आपके मन में है तो चले ही जाइए। अब यहाँ पर ये कह रही है कि आप बहुत कुछ है जो आप अपने विषय में नहीं जानते, केवल मैं जानती हूँ। ये उस नंद की द्वंद्व की स्थिति को कह रही है कि भाई ये आदमी है वो कभी भी एक स्थिति पर अड़िग नहीं रह सकता है, कभी भी इसके सामने कोई दो स्थितियाँ रहती हैं, ये कभी भी इसके सामने स्पष्ट नहीं रहती है। सामने के द्वार से गवाक्ष के पास चली जाती है। बाहर का प्रकाश
बढ़ने और अंदर का प्रकाश धीमा पड़ने से उसकी आकृति एक छाया आकृति में बदलने लगती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो दूसरा अंक है दोस्तों इसका आज पूर्ण हुआ। ठीक है, तो मैं कहना चाहूँगा कि आपका तीसरा अंक और रह गया है। उसके बाद में आपको पता है संवाद वगैरह तो मैंने ज़्यादातर लिखा दिए हैं, 2 4 5 क्वेश्चन ऐसे बनेंगे। ठीक है, तो उसमें उनमें भी कोई नहीं है ना, मैंने तो आपको पता है इतनी व्याख्या करते चल रहा हूँ तो सारा का सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। लेकिन फिर भी मैं आपको जितने भी क्वेश्चन बनेंगे 10 15 20 जो भी क्वेश्चन हैं वो मैं आपको करा दूंगा एक वीडियो के माध्यम से 15-20 मिनट में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको जब उसको क्वेश्चनों को देखेंगे ना आपको तो बिल्कुल आपको वो लॉलीपॉप के समान नज़र आएंगे। ठीक है, तो आपको कैसी लगी ये वीडियो, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों एक बात मैं कहना चाहता हूँ, यदि आपको ये वीडियो पसंद नहीं आएगी, जो हमारे दोस्त इसको पहली बार हमारे इस भाग को देख रहे हैं, क्योंकि इससे पहले 3 पार्ट और अपलोड किए जा चुके हैं दोस्तों। पहले 2 पार्ट देखना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहीं से आपकी पूरी समझ है, पूरे नाटक की समझ है आपकी भूमिका से बनती है। और भूमिका को मैंने दोस्तों इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है पूरी 1-1 घंटे की 2 वीडियो लेकर के। ठीक है, यदि आप भूमिका को समझ जाएंगे तो दोस्तों फिर आपको पूरा नाटक है वो सरल लगेगा। और एक बार जब आप नाटक पढ़ लेंगे तो फिर आपके सामने क्वेश्चन है वो आप गाजर मूली की तरह चबा जाएंगे। और आपको पेपर में जो मान लीजिए 1 क्वेश्चन आएगा, लेकिन दोस्तों वो 1 क्वेश्चन भी यदि आप ढंग से नहीं नाटक पढ़ते हैं, नहीं समझते हैं, ठीक है, तो आपको वो 1 क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत भारी पड़ सकता है। ठीक है, अच्छों से भी भारी पड़ सकता है यदि आप किसी चीज़ को वैसे ही छोड़ देते हैं कि यार एक नाटक है, क्या है इसमें से तो एक ही क्वेश्चन आएगा, कोई बड़ी बात नहीं। तो दोस्तों एक पूरा बालकांड लगा हुआ है, कबीर ग्रंथावली लगी हुई है, मीरा पदावली लगी हुई है, बिहारी के दोहे लगे हुए हैं। तो इनमें से दोस्तों 1-1 क्वेश्चन ही आना है, 1-1 या 2-2 क्वेश्चन ही आना। यदि आप इनको ऐसे ही इग्नोर कर देंगे तो पूरा फिर पेपर ही आपका इग्नोर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे काम करने से नहीं चलता है, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी और उस मेहनत में साथ दूंगा दोस्तों मैं। ठीक है, मैं भी आपके साथ में मेहनत कर रहा हूँ, वीडियो बनाता हूँ। तो इसके लिए दोस्तों आपसे मैं निवेदन करूँगा, यदि आप चैनल पे दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा करके दोस्तों ऑल पे क्लिक कर लीजिए। और वीडियो यदि पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। जो हमारे दोस्त पहले छोड़ के चले गए थे उनसे प्लीज़ निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे परिवार को इतना बड़ा बनाएं कि सभी हमारे साथ में हिंदी की अच्छी से तैयारी कर सकें, और वो भी बिल्कुल निःशुल्क। हिंदी साहित्य का इतिहास दोस्तों जल्द ही मैं शुरू करने वाला हूं। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूं कि कुछ जो हमारे साथी पहले चले गए थे वो हमारे साथ में आ जाएं। ठीक है, कुछ आपको पता है कि वीडियो में दोस्तों एक बात और कहना चाहूँगा, यदि आपको वीडियो कुछ लगती हो तो दोस्तों कम से कम एक निष्क्रिय श्रोता नहीं, निष्क्रिय दर्शक बन के नहीं दोस्तों, परिवार ऐसा होना चाहिए जिसमें कुछ हलचल दिखाई दे दोस्तों। ठीक है, तो कमेंट में भी दोस्तों लिखते रहना कि भाई क्या है, क्या मुझे सुधार करने की आवश्यकता है। ठीक है, मैं आपका किसी भी बात का बुरा नहीं मानूंगा, जो भी मुझे दोस्तों सुधार करने की आवश्यकता पड़ेगी वो मैं अपने में सुधार करने का प्रयास करता हूँ। आप देख पाएंगे कि पहली वीडियो में और आज की वीडियो में कितना अंतर है वो दिखाई देता है। तो आपके जो भी सुझाव हों कमेंट में लिख करके अवश्य बताएं और वीडियो को शेयर करें और दोस्तों को जोड़ें। 2nd ग्रेड की, 1st ग्रेड की, UGC नेट की दोस्तों सारी तैयारी है, आप इस चैनल के माध्यम से कर पाएंगे। तो चलिए मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।